आज सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के पहले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय खुल नहीं रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। तो इस क्रम में ये पहला वीडियो लेक्चर रसायन विज्ञान का आपके ग्रुप में डाला जा रहा है। तो रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, यानी कि ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, यानी ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था के लिए हम इसकी परिभाषा सीखेंगे, यानी जिसमें घटक कण बहुत पास पास हों और कणों को गत करने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। यानी ठोस अवस्था में घटक कण का अर्थ है कि परमाणु, अणु या आयन बहुत पास पास होते हैं, जिससे कणों को गत करने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं ठोस की अवस्था। अब इसके बाद हमको यहाँ पे सीखना है ठोस अवस्था का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ठोस के वर्गीकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे कि ठोसों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, यानी कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और कुछ ठोस इस प्रकार के विज्ञात हैं जिनको हम अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। यानी ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, या इसको हम अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो क्रिस्टलीन सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के होते हैं। इनको फिर अगर हम वर्गीकृत करें तो क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के, ए, बी, सी, डी। ए के अंतर्गत हम आयनिक ठोस रखते हैं या आयनिक सॉलिड, यानी ये क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम वर्गीकृत करें तो क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के, आयनिक सॉलिड। इसके बाद यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 3 मेटालिक सॉलिड। नंबर 4 कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड यानी आयनिक सॉलिड। इसका अर्थ होता है आयनिक ठोस, यानी हम आसपास अपने जितने भी आयनिक ठोसों को देखते हैं, जैसे नमक, जैसे चाक, ये सभी आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। मॉलिक्यूलर ठोस, यानी जिसमें घटक कण अणु होते हैं, जैसे बर्फ, अमोनिया, ये सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर 3 मेटालिक सॉलिड, या ए, बी, सी, डी करके हम चारों को वर्गीकृत किए हैं, तो नंबर 3 या सी मेटालिक सॉलिड, यानी कि धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस के अंतर्गत जैसे हम आसपास देखते हैं लोहा या मरकरी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम डी कोवैलेंट सॉलिड, यानी सह संयोजक ठोस, जैसे हमारे आसपास ग्रेफाइट है, कार्बन है, ये सभी कोवैलेंट सॉलिड के अंतर्गत या सह संयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ये पहला प्रकार हो गया ठोस अवस्था का, क्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंतर्गत हम 4 तरह के ठोस सीखे। और उसके बाद दूसरा जो प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला प्रकार हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा प्रकार हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हम सीखेंगे जैसे रबर, मोम, कांच, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। यानी ठोस अवस्था के पहले वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग क्या क्या सीख चुके, तो सबसे पहले सीखे हैं ठोस अवस्था की परिभाषा, यानी ठोस अवस्था क्या है। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिसमें घटक कण बहुत पास पास हो, कणों को गत करने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, ऐसी अवस्था को ठोस की अवस्था कहते हैं। इसके बाद ठोस अवस्था को अगर हम वर्गीकृत करें तो ये 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस,
धात्विक ठोस, सह संयोजक ठोस। आयनिक ठोस के अंतर्गत हम किस पदार्थ को रखते हैं? जैसे हमारे पास प्रकृति में आसपास जो नमक दिखाई देता है यानी NaCl। मॉलिक्यूलर ठोस यानी आणविक ठोस क्या है? तो जैसे हमारे पास में उदाहरण है बर्फ या आइस, H2O लिख सकते हैं। मेटालिक यानी धात्विक सॉलिड क्या है? जैसे आयरन। कोवैलेंट सॉलिड यानी सह संयोजक ठोस क्या है? तो जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है यानी डायमंड। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हम देखते हैं रबर, मोम, कांच। अब यहाँ पे हमको सीखना है इस चैप्टर में कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, यानी क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। देखिए PDF में हमने नोट्स भेज दिया है, बाकी यहाँ पे जो है उसको समझने के लिए तो एक वीडियो लेक्चर है ठोस अवस्था का, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सीखा है ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के, आयनिक, आणविक, धात्विक, सह संयोजक। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रबर, मोम और कांच आते हैं। अब यहाँ पे हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर सीखेंगे। तो अंतर जानने के लिए हम गुणों के आधार पर अंतर सीखते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉलम बनाते हैं, यानी कि किस गुण में कौन सा अंतर है। तो एक हो गया हमारा कॉलम गुण का, और दूसरा हो गया कॉलम हमारा क्रिस्टलीय ठोस, यानी इसका क्या गुण है, क्रिस्टलीय ठोस का। और इसके बाद तीसरा कॉलम हमारा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसमें अंतर ढूंढेंगे? ज्यामिति में। ज्यामिति, या इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे लिखेंगे तो ज्यामिट्री लिखेंगे, ज्यामिट्री या ज्यामिति। और यहाँ पे ज्यामिति क्या चीज होता है देखेंगे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत हम लोग 4 तरह के ठोस सीखे, आयनिक, आणविक, सह संयोजक, धात्विक। उन्हीं में से एक तरह का आयनिक ठोस है, इसका उदाहरण हमने NaCl लिया था। तो हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन होते हैं। तो Na+ के बाद Cl-, Cl- के बाद Na+, फिर Cl-, फिर Cl- Na+, Cl- Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। यानी ये हमारी संरचना है नमक की, जिसमें एक Na+ के बाद Cl-, Cl- के बाद Na+ आते हैं। ये किसी भी क्रिस्टलीय ठोस जो कि आयनिक ठोस होता है, उसमें एक धनायन के बाद ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन, इस तरह की व्यवस्था होती है, जिसको हम एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था कहते हैं। वहीं अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत देखें, रबर, कांच, मोम, तो इसमें जो कणों की व्यवस्था है वो अंट संट होती है, यानी जैसे कोई कण, बड़ा कण, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, यानी ये अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबर, कांच, मोम। तो अब यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो फिक्स होती है, यानी निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है, या सर्टेन ज्यामिट्री लिख सकते हैं। तो यानी ज्यामिट्री इसकी निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। यानी पहला अंतर हो गया हमारा, जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसके बाद दूसरा अंतर यहाँ पे हम सीखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत। तो दूसरा अंतर किसमें हम सीखेंगे? डायरेक्शन या दैशिकता। दैशिकता। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि जैसे जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनको हम किस एंगल से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखें,
यहाँ से देखें तो हमको यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से हम देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, सभी Cl माइनस दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस एंगल से देखें तो सभी Na प्लस दिखाई दे रहे हैं। यानी अलग अलग दिशा से देखने पर इस संरचना में अलग अलग कण हमको दिखाई देते हैं। यानी ऊपर से यहाँ से देखें तो फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस दिखाई दे रहा है। यहाँ से सब Na प्लस यहाँ से सब Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। यानी ठीक उसी तरीके से चूंकि यहाँ पे कण बहुत ही निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है, इसलिए हम जिस एंगल से देखेंगे हमको उसी प्रकार के कण दिखाई देंगे। लेकिन वहीं आक्रिस्टलीय ठोसों में अगर हम देखें तो चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें हमको भीड़ ही दिखाई दे रही है। यानी सभी कण एक समान दिखाई दे रहे हैं। यानी दैशिकता का जो प्रभाव है यानी डायरेक्शनल, तो ये होता है अदिशात्मक। यानी इनकी कोई दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा से अगर हम देखें यानी कि इनकी जो दैशिकता होती है वो अदिशात्मक या असतत कह सकते हैं हम इसको, और इनकी जो दैशिकता होती है वो सतत होती है। यानी एक किसी भी तरफ से देखें हमको उसी समान दिखाई देगा। यानी दैशिकता में थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से बताना हो तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे प्रेयर में किसी स्कूल के ग्राउंड में 6 क्लास के 7 क्लास के 8 क्लास के बच्चे 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे प्रार्थना में खड़े हैं, तो अगर हम 11th के सामने देखेंगे तो हमको 11 के बच्चे दिखाई देंगे, 12 के सामने देखेंगे खड़े होकर तो 12 के बच्चे दिखाई देंगे, 6 के सामने देखेंगे तो 6 के बच्चे दिखाई देंगे। यानी यहाँ ठीक इसी तरीके से जैसे अगर हम Cl के सामने से देखें तो सभी Cl दिखाई देंगे, यानी Na के सामने से देखें सभी Na दिखाई देगा। फिर इधर से अगर हम देखें तो NaCl दिखाई देंगे। यहाँ से देखें Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस दिखाई देंगे। यानी अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग कण हमको दिखाई देंगे। लेकिन वहीं अगर हम आक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत देखें तो हमको ठीक उसी प्रकार से दिखाई देगा। जैसे इंटरवल जब होता है तो सभी क्लास के बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो चाहे हम इधर से देखें तभी हमको मिक्स स्टूडेंट दिखेंगे, पीछे से देखें तब भी मिक्स स्टूडेंट दिखाई देंगे। यानी दैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों की अदिशात्मक और अक्रिस्टलीय ठोसों की दिशात्मक होती है। इसके बाद फिर नंबर 3 तीसरा जो गुण है हमारा, तीसरा गुण क्या है, गलनांक। यानी ठोस है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सीख करके आए हैं कि कक्षा 10 से एक चीज और पढ़ के आए हैं हम, अपवर्तनांक। यानी यह अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक एक दिशात्मक गुण है यानी दैशिकता का गुण है। यानी जिस भी पदार्थ के अलग अलग एंगल से देखने पर कण अलग अलग दिखाई देंगे उसका जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होता है। जैसे नमक का अपवर्तनांक जिस एंगल से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसके अनुसार निर्भर करता है, जबकि कांच जिसका अपवर्तनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, क्योंकि ये दिशात्मक होता है, इसकी दैशिकता दिशात्मक होती है। नमक की दैशिकता असतत होती है या आदिशात्मक होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक फिक्स नहीं होता है। ऐसे ही गलनांक हम 10 से पढ़ करके आए हैं कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे उसको हम गलनांक कहते हैं। तो गलनांक के लिए यहाँ पे हम सीखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक क्या होता है। तो गलनांक के लिए हम जानते हैं जैसे कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी गलनांक निश्चित होती है, गलनांक निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो एक परास में होता है, यानी तापमान के एक परास में, तापमान के एक परास में। अब तापमान के एक परास में होने का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम नमक को या बर्फ को गलाते हैं तो एक निश्चित तापमान पर जाकर के वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कांच को, रबर को या मोम को गलाते हैं तो यहाँ पे एक निश्चित तापमान में कांच, मोम या रबर पिघलता नहीं है। उनके ताप पिघलने का एक निश्चित तापक्रम ना होकर के बल्कि जैसे 80 से 100 डिग्री के बीच में पिघलेगा, यानी इसको कहते हैं तापमान का एक परास।
यानी गलनांक के अंतर्गत यहाँ पे हम सीखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एक प्रास में होता है। इसके बाद यहाँ पे हम गुण नंबर 4 चौथे गुण में क्या अंतर करने वाले हैं, इसके लिए हम सीखेंगे कि पहले 3 गुण में अंतर हम सीख चुके हैं। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित। दैशिकता में जैसे ये सतत ये असतत, यानी इसकी जो दैशिकता होती है वो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग होती है, यानी आदिशात्मक। यहाँ पे किसी भी एंगल से देखें तो समान दिखाई देगा, यानी दिशात्मक। गलनांक निश्चित होता है और यहाँ पे तापमान के प्रास में होता है। इसके बाद फिर जैसे यहाँ पे अगर हम अंतर नंबर 4 किस गुण के अंतर्गत करें तो यहाँ पे हम सीखेंगे शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र क्या चीज है, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये है तापमान और ये है समय, यहाँ पे है समय। वहीं एक और ग्राफ अगर हम बनाएं अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए तो ये है तापमान और ये है समय। अब यह समय और तापमान के बीच में अंतर अगर हमको करना हो तो जैसे सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये इसके अंतर्गत आयनिक, आणविक, सहसंयोजक, धात्विक चारों तरह के ठोसों में से जो सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण हम लेना चाहेंगे जैसे बर्फ है। तो बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो जल में बदल जाएगा, जल को और गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा। यानी 100 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाता है तो जल जो है भाप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाप का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस है, तो अब तापमान यहाँ पे जो है 0 से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 150 तक पहुंचा। इसके बाद फिर समय, यानी समय लगेगा तापमान को कम होने में, ठंडा होने में कुछ टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी समय लगे। अब इसे 150 से 130 डिग्री ठंडा किया गया, फिर 110 डिग्री ठंडा किया गया, फिर 100 डिग्री ठंडा किया गया, फिर 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया गया, फिर ऐसे से करके 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया गया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया गया। यानी ये तापमान घट के 150 से 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए। किसके लिए? भाप के लिए। तो भाप क्या है? H2O का कण होता है। तो अब जैसे 150 डिग्री सेल्सियस से ये तापमान घटना शुरू हुआ, जैसे जैसे समय बीता वैसे तापमान कम हुआ। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आया ये, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अवस्था का परिवर्तन होता है। यानी भाप किस में बदलेगा? जल में। यानी गैस किस में बदल रहा है? दरों में। तो अवस्था का जो परिवर्तन होगा तो इस समय जितनी भी वाष्प होगी वो सभी किस में बदलेगी? जल में। तो तापमान यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे तापमान नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब देखो यहाँ पे क्या था? भाप 150 डिग्री सेल्सियस पे घटा तापमान धीरे धीरे करके वो कितना पहुंच गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाप किस में बदल गया? द्रव यानी जल में। और जल में बदला तो तब तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहेगा जब तक कि सभी वाष्प जल में परिवर्तित ना हो जाए। तो इस अवस्था में होगा अवस्था परिवर्तन, और तापमान में यहाँ गिरावट नहीं होती है। फिर 100 से और जब कम होगा तापमान समय के साथ साथ, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा? 0 पे। जैसे ही तापमान 0 पे पहुंचा तो फिर पानी किस में बदल गया? बर्फ में। तो यहाँ फिर एक बार अवस्था का परिवर्तन होगा और तापमान फिर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक? जब तक कि सारा पानी बर्फ में परिवर्तित ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको वक्र जो दिखाई दे रहा है, यह वक्र सतत नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कैसा दिखाई दे रहा है? असतत। देखिए एक बार यहाँ पे रुका और दूसरी बार यहाँ पर तापमान में गिरावट रुकी, क्योंकि 2 बार यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन होने पर तापमान
फिक्स हो जाता है, तापमान स्थिर रहता है। यानी यहाँ पे हम एक बात सीखेंगे, अवस्था परिवर्तन पर तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना वो ग्राफ है असतत, असतत, और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ रहेगा सतत। यानी इस ग्राफ में कहीं भी रुकावट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जैसे 150 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो कांच का, जिसपे वो पिघला है, उसके बाद पिघल करके वो धीरे धीरे करके फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर चूंकि इनका निश्चित क्वथनांक गलनांक न होने के कारण अवस्था का परिवर्तन होने पर भी यहाँ गलनांक एक परास में होने के कारण जो है वक्र जो होता है वो सतत बन जाता है। तो यानी यहाँ पे हम 4 तरह के अंतर सीखे, ज्यामिति के अंतर्गत, दैशिकता के अंतर्गत, गलनांक के अंतर्गत, शीतलन वक्र के अंतर्गत। तो चारों तरह के जो गुण हैं यानी प्रॉपर्टी, सबसे पहले ज्यामिति सीखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों की फिक्स होती है यानी निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित। डायरेक्शन देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस डायरेक्शनल होते हैं यानी दिशात्मक होते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस की सब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की एक रेंज में होती है। शीतलन वक्र अगर हम देखेंगे यानी कि अवस्था के परिवर्तन होने पर क्या ग्राफ में परिवर्तन होता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो अवस्था परिवर्तन पर तापमान फिक्स होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ग्राफ क्रिस्टलीय ठोसों का असतत बनता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का सतत बनता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सीख पाए हैं कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था का वर्गीकरण, और ठोस अवस्था में जो ज्यामिति के आधार पर 2 तरह के ठोसों का वर्गीकरण किया गया था, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, उनमें हम 4 गुणों के आधार पर अंतर भी सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई सेल क्या है और इकाई सेल के कितने प्रकार हैं, इकाई सेल में कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। धन्यवाद।